Hello everyone. Today we will discuss the most important topic of law of tort, which is absolute liability and strict liability. We will start with the introduction. इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जानेंगे जो प्रेजेंट सिचुएशन है लायबिलिटी की, वो किसी पर्सन को और इंडिविजुअल को लीगली और मॉरली रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं उनके एक्शंस के लिए, और जो भी उसमें से आउटकम्स आता है और जो भी रिजल्ट आता है उनके लिए. It involves being accountable for what we do or don't do, whether it's in our personal life, work responsibilities or interactions with other. ये इंक्लूड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो किसी को हार्म हुआ है हमारी तरफ से. अब हम बात करेंगे किसी पर्सन की लायबिलिटी क्या होती है. तो लायबिलिटी एक ऐसी स्टेट और कंडीशन है जिसमें पर्सन लीगली और फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एक्शंस के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए और डेट्स के लिए. इट एनेल्स बियरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस और मेकिंग एनी अमेंड्स फॉर एनी हार्म, कोई भी हार्म के लिए, कोई भी लॉस के लिए और कोई भी डैमेज के लिए जो उसके द्वारा हुआ है. और फाइनेंशियली ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड करता है लॉ के द्वारा और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स के द्वारा. अब हम टाइप्स ऑफ लायबिलिटी की बात करेंगे. तो टू टाइप्स की लायबिलिटी होती हैं. एक फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी होती है, एक नॉट फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी होती है. जो हमारी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी है वो नॉट फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी के अंदर आती है. अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो किसी पर्सन को लायबल बनाती है उसके एक्ट के लिए जो उसने किया है बिना किसी इंटेंशन के और किसी नेग्लिजेंस से. एसेंशियल जो होते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के वो तीन मेन एसेंशियल्स होते हैं. पहला, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. जो लैंड का यूज़ है वो नॉन नेचुरल होना चाहिए. एस्केप मतलब रीज़न क्या है डैमेज होने का. तीसरा, मिसचीफ मतलब क्या चीज़ उससे हार्म हुई है. ये तीन मेन एसेंशियल है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के. अब हम बात करेंगे बहुत फेमस केस लॉ के बारे में जिसका नाम है रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर. द केस ऑफ रेलेंट वर्सेस फ्लेचर is a landmark of tort of law case that was aired in the House of Lords in 1868. The case revolved around the principle of strict liability for the escape of dangerous substance or things from one property. इस केस लॉज में ये था कि रेलेंट्स जो थे उनकी एक कॉल माइंस थी. फ्लेचर जो थे उन्होंने एक उनकी कॉल माइंस के पास ही उनका था, उन्होंने रिजर्वॉयर बनाया था इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि रिजर्वॉयर के नीचे ऑलरेडी पहले ही शाफ्ट्स थी पानी की. तो कुछ टाइम बाद जब पानी की शाफ्ट्स का ओवरफ्लो ज़्यादा हो गया और रिजर्वॉयर से पानी सारा रेलेंट्स की लैंड में चला गया और उससे उनकी कोल माइन अफेक्ट हो गई. तो इसमें यह था कि जो फ्लेचर थे वो भी अवेयर नहीं थे इस शाफ्ट्स के बारे में और फिर रेलेंट्स को इसमें हार्म हुआ था. अब हम एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की. तो पहला एक्सेप्शन ये है कि प्लेंटिफ का खुद का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. हमने उसमें देखा फ्लेचर जो था वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं था कि रिजर्वॉयर के नीचे पानी की शाफ्ट्स हैं. दूसरा एक्सेप्शन एक्ट ऑफ गॉड. उसमें जो था इंडिपेंडेंट इंजीनियर जो था वो उसमें उसका फॉल्ट था, उन्होंने ही ध्यान नहीं दिया और फ्लेचर को उसके बारे में नहीं बताया. तो इसमें गॉड का कोई भी एक्ट नहीं है. और नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी आके अगर कुछ किसी का डैमेज या किसी को हार्म करती है तो फ्लेचर उसमें लायबल नहीं है. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अगर ऊपर से कोई अथॉरिटी से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं तब वो किसी को हार्म कर रहे हैं तो उसमें भी वो पे करने के लिए लायबल नहीं है. कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटिव, अगर फ्लेचर को पता होता अगर उनका कॉन्सेंट होता तब वो लायबल होता इसको पे करने के लिए. अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी. एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एक्शंस के लिए, इवेंट्स के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर फॉल्ट एंड नेग्लिजेंस. इसमें क्या होता है, अगर कोई कंपनी कोई एक्सपेरिमेंट परस्यू कर रही होती है पब्लिक प्लेस में या अपनी कंपनी में और उससे कुछ हार्म हो जाता है पब्लिक को या किसी भी पर्सन को, तो वो रिस्पॉन्सिबल है उस पर्सन को पे करने के लिए. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का. और एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में यही मेन डिफरेंस है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस होते हैं और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं. अब अगर हम केस लॉ की बात करेंगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी के,
तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चरर थी मीथेन गैस की। तो इसमें क्या हुआ था कि उनकी मीथेन गैस लीक हो गई थी, उसमें 5 लाख लोग अफेक्टेड हुए थे। इसमें कोई भी लाइबल 1% लाइबल नहीं था इस क्योंकि ये एक एक्सीडेंट था। फिर भी कंपनी को इसके लिए लाइबल होना पड़ा। दूसरा केस था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो इससे ठीक 1 साल बाद हुई थी 1985। इसमें ओलियम गैस लीक हो गई थी श्रीराम इंडस्ट्री से और एक एडवोकेट की डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोगों को अफेक्ट हुआ था। तो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था कि इस कंपनी की जगह चेंज की जाए, रिलोकेट किया जाए इस कंपनी की लोकेशन। फिर एमएमसी मेहता ने फाइल करी पीआईएल कंपनी के लिए, उनको परमानेंट क्लोज कराने के लिए। तो इसके बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बाय अंजलि सुधा।